हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम परवरिश शैलियाँ, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे कि परवरिश शैलियाँ क्या होती हैं। और डायना बोमरिंड ने 3 तरह की शैलियाँ दी थी, उनकी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मैकोबी और मार्टिन ने एक 4th स्टाइल और दी थी, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 4 तरह की परवरिश शैलियों की बात करेंगे, जो कि किसी माँ बाप के द्वारा अपने बच्चे के पालन पोषण के दौरान अपनाई जा सकती है। जन्म के समय बालक बिल्कुल पशु के समान होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है, वैसे वैसे वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो पशुओं की तरह उसकी प्रवृत्ति होती है। फिर धीरे धीरे वो अन्य व्यक्तियों के और जो समाज के अंदर संस्थाएं होती हैं उनके संपर्क में आता है। सामाजिक जो कामकाज होते हैं उनमें बच्चा हिस्सा लेता है। फिर वहाँ से समाज के आदर्श, मूल्य, इन सब को बच्चा सीखता है। इस प्रकार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बालक को सामाजिक बनाने में सबसे मुख्य भूमिका माता पिता की होती है। माता पिता जिस प्रकार के वातावरण में बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं, अनुभूतियाँ विकसित होती है। तो बच्चे को सामाजिक बनाने में माँ बाप की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे माहौल में माँ बाप बच्चे का पालन पोषण करेंगे, वैसा ही बच्चा बन जाएगा। बालक की अनुचित देखरेख समाज विरोधी आचरण को विकसित कर सकती है। यदि माँ बाप बच्चे की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा सामाजिक विरोधी काम करने लग जाएगा। परिवार में रहकर बालक कई सदस्यों के संपर्क में आता है। परिवार में बच्चे के माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सदस्य होते हैं, तो इनके संपर्क में बच्चा आता है। जिस दिन से बालक इस संपर्क को समझने की कोशिश करता है, उसी दिन से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। बेलगार्ड के अनुसार परिवार वह संस्था है जहाँ से अन्य सभी बौद्धिक संस्थाएं विकसित होती हैं। तो परिवार ही एक ऐसी संस्था है जहाँ से बौद्धिक संस्था जो है वे विकसित होती हैं। इसके बाद देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार, जैसा परिवार वैसा समाज। परिवार बालक में सामाजिक गुणों का विकास करता है, जिसका आगे चलकर उसे सदस्य बनना है। तो बच्चा है, मान लो वो बड़ा होकर समाज का सदस्य बनेगा, तो सबसे पहले उसके अंदर जो सामाजिक गुण होंगे वो परिवार के द्वारा ही विकसित किए जाएंगे। परवरिश शैली एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण से संबंधित है। परवरिश शैली बालकों के प्रति माता पिता का प्रबल अनुरोध और प्रतिक्रिया का प्रदर्शन है। तो परवरिश शैली क्या है कि बालकों के प्रति जो माँ बाप हैं उनका अनुरोध, उनकी क्या रिएक्शन है, कैसा वो बच्चे के साथ बिहेव करते हैं। इस शैली की गुणवत्ता का महत्व माता पिता के द्वारा बालक के साथ व्यतीत किए जाने वाले समय से कहीं अधिक है। तो ये जो स्टाइल है या शैली है, इसका जो महत्व है वो टाइम से बहुत ज़्यादा महत्व है। जो मान लो माँ बाप खाली बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उससे ज़्यादा इसका महत्व है। जैसे कुछ माता पिता अपराह्न का काफ़ी समय अपने बालकों के साथ बिताते हुए भी अपनी विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। अब कुछ माता पिता होते हैं बच्चों के साथ खाली टाइम स्पेंड करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
अब इससे क्या होगा, बालकों की जो रुचियां हैं इसकी ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दे पाएंगे माता पिता। इससे बालक का मानसिक विकास प्रभावित होता है और इससे क्या होगा, जो अच्छा नागरिक है उसको बनने में बाधा मिलेगी। मतलब बच्चा आगे चलकर एक आदर्श नागरिक नहीं बन पाएगा यदि माँ बाप बच्चे की रुचियों के ऊपर या बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो एक माता पिता को जब बच्चे की परवरिश करनी है तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि परवरिश शैली की क्या परिभाषा होती है। सिंपल सी परिभाषा है क्रिस्टोफर स्फेरा और क्रिस्टोफर स्पेरा डार्लिंग और स्टैबर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि परवरिश शैली एक भावनात्मक वातावरण है जिसमें माता पिता अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं। एक ऐसा भावनात्मक वातावरण जिसमें माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं उसको कहते हैं परवरिश शैली। इन विद्वानों ने परवरिश शैलियों तथा परवरिश रीतियों में विभिन्नता दर्शाई है। इनके अनुसार परवरिश रीतियाँ विशिष्ट व्यवहार हैं जबकि परवरिश शैलियाँ परवरिश रीतियों की विस्तार स्तर प्रतिनिधि है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि परवरिश रीतियाँ अलग होती है और परवरिश शैलियाँ अलग होती हैं। फिलहाल हम लोग जो है परवरिश शैलियों की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग परवरिश के पहलू देखते हैं कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। पहला है बालक के अभिभावकों का परस्पर संबंध। मतलब बालक के परिवार में जैसे उसके माता पिता हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा उनके बीच में संबंध है। फिर माता पिता की मनोवृत्ति क्या है, बालक के प्रति उनका कैसा व्यवहार है, परिवार का आकार क्या है, 4 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, कितने सदस्य हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार की मान्यताएं क्या हैं, क्या सांस्कृतिक मूल्य हैं, और बालक को सामाजिक बनाने में माता पिता की क्या रुचि है, क्या क्षमता है, मानवीय और नैतिक मूल्यों के प्रति माता पिता और परिवार के सदस्यों की धारणा कैसी है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर असर डालती हैं। फिर बच्चे का क्या धर्म है, क्या जाति है, किस तरह की खेल एक्टिविटी बच्चा करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके पहलू हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं परवरिश शैलियों के प्रकार की कितने टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। परवरिश शैलियों को अस्तित्व में लाने का श्रेय डायना बोमरिंड को जाता है। उसके इस अनुसंधान कार्य को बोमरिंड पेरेंटिंग टाइपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो है डायना बोमरिंड ने इसको अस्तित्व में लाए हैं। ये पेरेंटिंग स्टाइल इनके द्वारा लाई गई है और इनका जो काम है उसको बोमरिंड पेरेंटिंग टाइपोलॉजी उसको कहा जाता है। तो इन्होंने 3 तरह की परवरिश शैलियाँ दी हैं। पहली है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जिसको आधिकारिक शैली बोलते हैं। दूसरी है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जिसको अभिभावक शैली बोलते हैं। तीसरी है अनुमोदक अभिभावक शैली परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। और बाद में एक चौथी स्टाइल दी गई है मैकाबी और मार्टिन के द्वारा जिसको कहा जाता है असावधानी पूर्ण शैली नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। अब हम लोग इन चारों स्टाइल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोमरिंड का विचार था कि अभिभावक न तो दंडात्मक होने चाहिए और न ही भाव शून्य। मतलब ना तो माँ बाप ऐसे होने चाहिए कि भाई बच्चे को पीटें और ना ऐसे ही होने चाहिए कि उनके ऊपर कोई ध्यान ना दें। अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए नियमों का निर्धारण करना चाहिए, उनके साथ स्नेहशील व्यवहार करना चाहिए। ये अभिभावक शैलियाँ सामान्य परिवारों के लिए उपयोगी हैं। तनाव की स्थिति में, अब जब देखिए जब माँ बाप यदि तनाव की स्थिति में है तो उस टाइम पर बच्चे के प्रति जो अभिभावक हैं वो कुछ समय के लिए कठोर या आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं। ये बात एक अलग बात है। ये
परंतु ऐसे परिवार के लिए जहाँ बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसी शैलियाँ निराधार और अनुचित है। मान लो बच्चे के साथ सही से व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ये शैलियाँ बेकार हैं, काम की नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक अभिभावक शैली अपना अलग महत्व रखती है, अतः बच्चों के व्यवहार में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। अब हर एक बच्चे का जो व्यवहार है वो अलग व्यवहार होता है। यहाँ हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सभी परिवारों में अभिभावक और बालकों के संबंध एक जैसे नहीं होते। अब हर एक माँ बाप अलग होता है, बच्चे भी अलग अलग होते हैं, तो इनके जो संबंध है हर एक परिवार में अलग अलग संबंध होते हैं माता पिता और बच्चों के बीच में। अतः किसी एक विशिष्ट शैली को बालकों के विकास का स्रोत नहीं माना जा सकता। प्रत्येक अभिभावक शैली की अपनी विशेषता है, जिनको आधार बनाकर यह अपने अलग अंदाज में बच्चों के उचित विकास के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण ये करती है। मनोविज्ञान की इन परवरिश शैलियों का विस्तारपूर्वक वर्णन इस प्रकार से है। अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शैली को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली शैली है अनुमोदक अभिभावक। ये है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें देखिए क्या होता है, माँ बाप जो हैं बच्चे को पूरी छूट दे देते हैं, बच्चा कुछ भी करें, हर एक डिमांड बच्चे की पूरी इसमें की जाएगी। माँ बाप क्या होते हैं इसमें अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चों को पूरी ढील दी जाती है, बच्चे कुछ भी करें, बच्चे अनुशासन में रहे ना रहे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा बच्चों के ऊपर, ना बच्चे को दंड दिया जाएगा और बच्चे को ये लगा लो एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। बच्चे के लिए जो माँ बाप है वो दोस्त बनकर उसके साथ रहेंगे, इसमें पूरी ढील दी जाती है बच्चों को। कुल मिलाकर बात ये है। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ऐसे अभिभावक बच्चों के आवेगों, इच्छाओं, कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं के प्रति सकारात्मक, स्वीकारात्मक एवं गैर दंडात्मक व्यवहार का प्रयास करते हैं। मतलब पॉजिटिव रहेंगे माता पिता, बच्चे को की जितनी भी एक्टिविटी होंगे स्वीकार करेंगे उनको और गैर दंडात्मक व्यवहार बच्चों के साथ करेंगे। वे नीतिगत फैसले, जब माँ बाप फैसले लेंगे ना तो उसमें बच्चों की सलाह भी लेंगे। घर में मान लो कोई काम करना है तो बच्चे से भी सलाह ली जाएगी कि भैया ऐसा किया करे या ना करें। परिवार के जो नियम हैं उनके लिए बच्चों को स्पष्टीकरण भी देंगे। मान लो कोई छोटा मोटा रूल भी बना दिया कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो बच्चे को बता भी देंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना है, स्पष्टीकरण भी देंगे बच्चे को। वे बच्चे से व्यवस्थित व्यवहार एवं घरेलू जिम्मेदारी की अपेक्षा रखते हैं। मतलब माँ बाप सोचते हैं कि भाई बच्चा अपनी जिम्मेवारी समझेगा और सही से व्यवहार बच्चा करेगा। वे खुद को बच्चे के लिए एक संसाधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो माँ बाप है वो बच्चे के लिए एक संसाधन की तरह काम करते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी बच्चे का साथ देंगे, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। वे नहीं चाहते कि बच्चा उनका एक आदर्श के रूप में अनुकरण करे और न ही करियर प्रतिनिधि के रूप में देखे जो उसके वर्तमान कालिक तथा अथवा भविष्य के व्यवहार को आकार देने या बदलने की सोच। देखिए इसका मतलब ये है, माँ बाप की सोच ये नहीं रहती कि जैसे हम हैं वैसा ही हमारा बच्चा बने। मतलब बच्चा समय के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है, मतलब जो बच्चे को सही लगता है वो बच्चा कर सकता है। वे अपने बच्चों को उसकी गतिविधियां नियंत्रण करने की अनुमति व स्वतंत्रता देते हैं। मतलब माँ बाप पूरी छूट देते हैं बच्चे को, भाई उसको जो करना है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वे खुद बच्चों को नियंत्रित नहीं करते, बच्चों के ऊपर इसमें कंट्रोल नहीं होता है। बच्चों को बाह्य परिभाषित मानकों का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। वे बच्चों को तिगड़म और तर्क से समझाते हैं, ना कि सख्ती से। मतलब कोई भी चीज़ समझानी है तो तर्क से समझाई जाएगी बच्चों को, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ बच्चे के ऊपर नहीं थोपी जाएगी। ये जो शैली है परमिसिव स्टाइल, इसमें माता पिता अपना ध्यान मुख्य रूप से निम्न तथ्यों पर केंद्रित करते हैं। अब ये कुछ फैक्ट हैं जिनके ऊपर माँ बाप जब इस स्टाइल का इसको फॉलो करते हैं तो माँ बाप इन तथ्यों के ऊपर ध्यान रखते हैं। अब इसमें पहला फैक्ट ये है कि माँ बाप ये देखेंगे कि बच्चे के लिए जो नियम है उसकी क्या सीमा है।
और क्या विपरीत स्थिति में मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, बच्चे की जो मनोदशा है उसको नियंत्रित करने के लिए मतलब नियमों में ढील या छूट भी दे सकते हैं माँ बाप, या नहीं दे सकते ये सोचेंगे। बच्चे के साथ विवाद वगैरह नहीं करेंगे माँ बाप, और उनको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे, उसी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। और कोई यदि उपलब्धि है बच्चे की तो वहाँ पर भड़काए नहीं है, मतलब बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि भाई अब की बार तेरे को फर्स्ट आना है, नहीं तो तेरी पिटाई हो जाएगी। मतलब बच्चे को किसी उपलब्धि के लिए हम इसमें माँ बाप जो है उसको भड़काएंगे नहीं। इसके बाद अगली जो स्टाइल है वो है ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। सत्तावादी का मतलब ही ये है कि भाई यहाँ पर माँ बाप एक हिटलर की तरह काम करेंगे, बच्चे को दबा कर रखेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर बच्चे के साथ लगा देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे दबे दबे से रहेंगे, डर के रहेंगे, उनका जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और यदि बच्चे कुछ पूछते हैं कि भाई ये ऐसा किस लिए है, तो वहाँ पर माँ बाप बच्चे को कोई जवाब भी नहीं देंगे। काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है यहाँ पर, बच्चे को ऑर्डर दिए जाते हैं, यदि बच्चा ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो बच्चे की जो है पिटाई भी की जाती है, इसमें पनिशमेंट भी दी जाती है। ऐसे अभिभावक अपने बच्चे के व्यवहार के लिए एक निर्धारित मतलब यहाँ पर कुछ मानक सेट कर दिए जाएंगे, कुछ रूल लगा दिए जाएंगे बच्चे के ऊपर, और साधारणतः बच्चे को जो है उसको मानना ही पड़ेगा, पूर्ण रूप से जो है मानने की इच्छा की जाती है। मतलब माँ बाप ये सोचेगा कि भाई बच्चा इन रूल को मानेगा ही मानेगा। अब ये जो मानक हैं या रूल वगैरह हैं, घर का कोई भी बड़ा आदमी या रोबदार आदमी तय करेगा कि वो बच्चे के ऊपर क्या क्या पाबंदियाँ लगानी है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को आकार देने, नियंत्रित करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए इन्हीं मानकों का प्रयोग करते हैं। वे आज्ञाकारिता को सबसे मूल्यवान समझते हैं, मतलब वे ये सोचते हैं कि बच्चे को हमारी बात माननी ही माननी है। जब बच्चों के कार्य या गतिविधियाँ उनकी सोच के अनुरूप नहीं होते तो दंडात्मक कार्रवाई करके बच्चे को मनमानी मतलब बच्चे को ना पीटते हैं इसमें, और बच्चों की जो मनमानी है उसके ऊपर अंकुश लगाने की माँ बाप सोचते हैं। वे बच्चे को सीमित स्वायत्ता मतलब थोड़ी बहुत ही आज़ादी होती है बच्चे को इसमें। बच्चे के लिए परिवार में जो बड़े के बराबर स्थान नहीं होता, इससे पहले हमने पढ़ा था जो परमेसी होती है उसमें बच्चे माँ बाप को जो है दोस्त समझते हैं, मतलब माँ बाप भी ये सोचते हैं कि भाई बच्चे हमारे दोस्त हैं, पर इसमें ये सोचते हैं कि भाई ये तो हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये हमारे लेवल के ही नहीं है, ऐसी इसमें सोच रखी जाती है। उसे घरेलू काम जो है इस तरह के काम दिए जाते हैं, और घरेलू काम के प्रति सम्मान करना सीखे बच्चा, ये ऐसी सोच रखी जाती है। वे घर की पारिवारिक एवं पारस्परिक जो संरचना है, पारंपरिक पारिवारिक संरचना व्यवहार को ज़्यादा महत्व जिसमें माँ बाप देते हैं, उन्हें सहेज कर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो वे बच्चों को बोले उन्हें वही मतलब ये माँ बाप ये सोचते हैं भाई जैसा हम बोलेंगे ना बच्चा वैसा ही करेगा, और बच्चे को कुछ भी नहीं पूछना है, इसके जवाब में ये नहीं पूछना कि ऐसा क्यों करना है। अब ये जो शैली है ऑथोरिटेरियन शैली जब फॉलो की जाएगी तो माँ बाप जो है कुछ फैक्ट के ऊपर, कुछ तथ्यों के ऊपर माँ बाप का ध्यान रहता है भी कि ये क्या क्या ध्यान फैक्ट हैं। पहला तो ये है कि भाई जो नियम है वे सख्त हैं या नहीं है, मतलब क्या बच्चे के लिए जो नियम है वो सख्त रखने हैं और इन नियमों को पालन करना है बच्चे को, ये ऐसी सोच होती है माँ बाप की। और बच्चा जो है नियमों को मानेगा ही मानेगा, बच्चा कोई अपनी तर्क नहीं देगा। और क्या बालक के भविष्य संबंधी कोई विकल्प मतलब माँ बाप ये भी सोचेगा कि भाई बच्चे के पास कोई विकल्प भी है कुछ करने को या नहीं है, मतलब अपनी ही चलाएगा। और क्या उनके व्यवहार में बालक के प्रति स्नेह या जो या बेहतर विकास करने की झलक दिखाई देती है या नहीं देती, मतलब ये कुछ फैक्ट है जिनको माँ बाप ध्यान रखता है। आप इनको एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं या कोई ज़रूरी भी नहीं है, आपको बस शैलियों का पता होना चाहिए कि किस शैली में माँ बाप बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा। इसके बाद देखिए तीसरी है आधिकारिक अभिभावक, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। अब इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट स्टाइल है ये पेरेंटिंग का। इसके अंदर क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट माँ बाप क्रिएट करते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं,
बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं। एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को इसमें दिया जाता है। एक खुश फैमिली जो है इसमें होती है। माँ बाप कुछ रूल रेगुलेशन इसमें सेट करते हैं बच्चे के लिए, पर बच्चा अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकता है। ज़्यादा दबाव बच्चे के ऊपर नहीं होता। बच्चे की देखभाल इसमें अच्छी तरह से की जाती है। यदि बच्चा कुछ प्रश्न करता है माँ बाप से तो माँ बाप उसका जवाब भी देते हैं। इसके अंदर जो है अच्छा व्यवहार किया जाता है बच्चे के साथ। तो सबसे बेस्ट शैली यही है। इस परवरिश शैली को साधारण बालकों के लिए अत्यधिक प्रभावपूर्ण और उपयोगी माना जाता है। इस शैली में अभिभावक बच्चों की गतिविधियों को संचालित व निर्देशित करना चाहते हैं, पर वो ऐसा एक तर्कसंगत मुद्दों के संबंध में करते हैं। वे बच्चों से मौखिक विचार विमर्श या सलाह मशवरा भी करते हैं। वह अपनी नीति के पीछे तर्क मतलब कारण भी समझा देते हैं बच्चों को, कुछ तर्क भी देते हैं। और जब बच्चा नीति के अनुसार नहीं चलता है तो अपनी आपत्तियां भी बता देते हैं। वह स्वायत्तता अनुशासन इसमें दोनों चीज़ों को महत्व इसमें दिया जाता है। अब जिन मुद्दों पर माता पिता या बच्चों के बीच मनमुटाव हो जाता है या कोई डिफरेंस हो जाता है तो अभिभावक उन मुद्दों के ऊपर कठोर नियंत्रण इसमें करते हैं, परंतु बच्चे के ऊपर कोई पाबंदी वगैरह इसमें नहीं लगाई जाती। वे वयस्क के रूप में खुद के परिप्रेक्ष्य को मजबूती से बच्चे के सामने रखते हैं, लेकिन साथ ही बच्चे के व्यक्तिगत हितों को भी इसमें देखा जाता है। मतलब माँ बाप बच्चे के ऊपर रूल वगैरह रखेंगे, पर बच्चों की भी इसमें सुनी जाती है, बच्चों की भी बातें मानी जाती है। वे बच्चों में मौजूद गुणों की पुष्टि करके उनको स्वीकार करते हैं, परंतु भविष्य के आचरण के लिए कुछ इसमें मानक भी तय किए जाते हैं। वह अपने ध्येय को प्राप्त करने या बच्चों को मनाने समझाने के लिए तर्क शक्ति शासन सारी चीज़ों का माँ बाप इसमें यूज करता है। उनके निर्णय आम सहमति या बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं होते। मतलब एक आम सहमति नहीं होती कि भाई बच्चों को हितों को भी ध्यान में रखना, मतलब सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब देखिए ये शैली जब फॉलो की जाएगी तो माँ बाप कुछ तथ्यों को अपने केंद्र में रखेंगे। ये तथ्य क्या क्या हैं कि क्या बालक की दैनिक प्रक्रिया जो है वो एक योजनाबद्ध है, एक प्लान्ड वे में है। क्या बालक को घरेलू नियमों की जानकारी है, या बच्चा नियमों को भंग कर देता है तो बच्चे को दंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बच्चों के प्रति क्या भावनाएं हैं उनको समझना, क्या उनकी भावनाएं तर्कसंगत हैं। और घर पर यदि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पर बिना किसी झिझक या डर के बच्चों से सलाह लेते हैं। मतलब माँ बाप ये चीज़ें सोचेंगे कि भाई क्या हम बच्चों की सलाह ले रहे हैं, या बच्चों का रूलों का पता है, क्या बच्चा कुछ गलती कर देता है तो क्या हम दंड देंगे, या बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। ये सारी फैक्ट जो है माँ बाप ध्यान में रखते हैं। अब इसके बाद चौथी शैली है उपेक्षित अभिभावक, नेगलेक्टफुल पेरेंट स्टाइल है। नेगलेक्टफुल का मतलब है माँ बाप कोई ध्यान नहीं देगा, बच्चा कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है माँ बाप को। तो इसमें बच्चों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। बच्चों की परवरिश ऐसे होगी कि बच्चे इसमें गुंडे बदमाश भी बन सकते हैं, चोर उचक्के भी बन सकते हैं, या जो समाज विरोधी काम है वे काम बच्चे करना सीख जाते हैं। उपेक्षित अभिभावक शैली परवरिश की सबसे निम्न स्तर की सबसे घटिया शैली है ये। इसका मुख्य कारण है कि इस शैली में माता पिता द्वारा बालकों की जो ज़रूरतें हैं, रुचियां हैं, भावनाएं, इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता माँ बाप के द्वारा। माता पिता या परिवार द्वारा बालकों पर किसी भी तरह का कोई बंधन ही नहीं होता इसमें। वे केवल बालकों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ना, भाई बच्चे को खाना दे दिया, कपड़े दे दिया, कोई चीज़ मांग रहा तो वो चीज़ दे दी, खाली ये देना ही माँ बाप इसमें अपनी जिम्मेवारी अपना कर्तव्य समझते हैं। बालकों का पारिवारिक सदस्यों के संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन है माँ बाप के साथ वो भी ना के बराबर ही होता है। इससे क्या होता है, जो बालक है आयु से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि सारे काम जो है बच्चे को अपने ढंग से ही करने पड़ते हैं। अब माता पिता पर क्या उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि भाई सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, माँ बाप कुछ करते तो है ही नहीं, तथा किसी भी प्रकार की उनके ऊपर निर्भरता नहीं रहती, बच्चे सब कुछ अपने आप से ही करते हैं।
तो ऐसे बालक माता पिता से संबंध जोड़ने की बजाय दूसरों से संपर्क साध देते हैं इसमें बच्चे, और ऐसे बच्चे समाज विरोधी कार्यों में बच्चे लग जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने पेरेंटिंग स्टाइल को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।